हाय विजय, कैसे हो? अच्छा, अब मैं एकदम बेहतर हूँ। विजय, हमने सुना कि आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है। जैसे ही हमने सुना, हम तुरंत चले आए। ओह, यहाँ तक कि चिंता तो मुझे भी थी, लेकिन जब मैंने डॉक्टर से चर्चा की तब बाद में मुझे लगा कि एंजियोप्लास्टी तो काफी सरल और प्रभावी प्रक्रिया है। और देखो, मैं फिर अपना जीवन अच्छे से जी रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राहुल, क्या मैं कुछ कहूँ? मुझे लगता है कि तुम्हें भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हृदय रोग और उससे संबंधित स्थितियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे याद है कि उस दिन तुम भी ऑफिस में छाती में दर्द की शिकायत कर रहे थे। ओह, क्या सचमुच? हाँ, तुम सही हो। मैं सोचता हूं कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हृदय रोग के बारे में और उनसे संबंधित स्थितियों के बारे में चर्चा करना चाहिए। जानकारी हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है। चलो चलें। हम विजय के मित्र हैं और हम यहाँ पर दिल संबंधी बीमारियों और एंजियोप्लास्टी के बारे में जानकारी एकत्र करने आए हैं। डॉक्टर, आज हम हृदय और उनसे संबंधित स्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो यह हमारे शरीर में कैसे काम करता है? दिल, हृदय या हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब हम पैदा होते हैं और इस जीवन लोक से जाते हैं, तब तक ये हृदय बिना रुके काम करता रहता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ये बॉडी का। इसका मेन उद्देश्य हमारे शरीर में है ब्लड को पंप करना। यह इम्प्योर ब्लड को अपने अंदर लेता है और फेफड़ों की तरफ भेजता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन आती है और फिर बाकी सारे अंगों को यह सप्लाई करता है। इससे हमारा जीवन चलता है और यदि इसमें कोई खराबी आ जाए तो बीमारी या इवन डेथ तक हो सकती है। इसके अलावा हृदय जो काम करता है, खून को बहाव में काम करता है, जिससे अच्छे तत्व बॉडी तक पहुंचते हैं और जो उनका बाय प्रोडक्ट्स होते हैं या जो काम में लिए हुए तत्व हैं, वो वापस अनेक अंगों तक पहुंचते हैं, जिससे सांस के द्वारा, पेशाब के द्वारा या मल के रूप में वो निकलते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हृदय हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इस हृदय में किस प्रकार की बीमारियां होती हैं? हृदय रोगों को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा गया है। एक जन्मजात या शिशु रोग, दूसरा एडल्ट लाइफ में होने वाले या वयस्कों में होने वाले हृदय रोग। जन्मजात शिशु रोग माता के पेट में जब बच्चा होता है और उसके हृदय का विकास होता है, उस दौरान हुई हुई बीमारियां या दवाइयों के या किसी और वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से शिशु के हृदय पे दिक्कत आ सकती है और वो पैदा होने के बाद छेद के रूप में या उसकी बनावट में अपूर्णता की वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं, जो कि डॉक्टर उनके लक्षण देख के उसकी जांच करके उनका निदान किया जा सकता है, मेनली ऑपरेशन के द्वारा। और कुछ रोग अपने आप, जैसे छेद, अपने आप भर जाते हैं और उनको रेगुलर फॉलोअप में रखा जा सकता है। वयस्कों में होने वाली बीमारियां हार्ट की यूजुअली 5 से 15 साल की उम्र में शुरू होती हैं और रूमेटिक हार्ट डिजीज उनमें मुख्य है, जो कि हृदय के वाल्व को अफेक्ट करता है और उसका इलाज दवाइयों द्वारा या ऑपरेशन द्वारा संभव है। इसके अलावा मेन जो दिक्कतें हृदय रोग में आती हैं वो हैं ब्लड प्रेशर की, हार्ट अटैक की या हार्ट से संबंधित बीमारियां, लकवे की बीमारी यानी दिमाग की तरफ जाने वाली धमनियों में रुकावट पैदा होना, किडनी की प्रॉब्लम्स यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी में खराबी होना, या फिर हाथों या पैरों की धमनियां खराब होना यानी उनमें ब्लॉकेज उत्पन्न होना। आमतौर पे जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं उनमें ये ज्यादा कॉमनली दिखाई पड़ती है। लेकिन मोटे तौर पे हृदय रोग जो है वो दो भागों में है। हमने सुना है कि हृदय की ये स्थितियां कोलेस्ट्रॉल के कारण बढ़ती है। तब वास्तव में ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारा शरीर बहुत सारी जीवन तत्वों से बना है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा योगदान है। सूक्ष्म लेवल पे जो हमारा शरीर काम कर रहा है या उसकी बनावट है या उसकी फंक्शन है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा योगदान है।
यदि कोलेस्ट्रॉल ना हो तो हमारा जीवन ना चले या हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को चलाने में अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल अनुमानित स्तरों से ऊपर बढ़ जाता है किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से या ज़्यादा इनटेक की वजह से, तब ये शरीर में कोशिकाओं में जमा होने लग जाता है और ब्लॉकेड उत्पन्न करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को बुरा मानना एक गलतफहमी है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जीवन और हमारे शरीर की आवश्यकता है। शरीर में इसका कार्य क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में मुख्यतः लिवर के द्वारा बनाया जाता है, या फिर हम जो भोजन में फैट्स लेते हैं वो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ जाता है और विभिन्न तरह के कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होकर शरीर की आवश्यकता अनुसार अनेक भागों में पहुंच जाता है। मोटे तौर पे जब हम खून का नमूना देके जांच करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल 5 भागों में निकल के आता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ये 5 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि मिलकर टोटल कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल खाने से और लिवर के द्वारा हमारे शरीर में आता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल और खराब कोलेस्ट्रॉल, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल है जो कोशिकाओं में जो जमा कोलेस्ट्रॉल है उसे निकाल के लिवर की तरफ ले जाता है, जिससे कि उसको अलग अलग तरीके से यूज करा जा सके, यानी कोशिकाओं से निकालता है। यानी ये कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। दूसरा बुरा कोलेस्ट्रॉल, यानी जो कोलेस्ट्रॉल को ले जाके, यानी लिपिड्स को, वसा को ले जाके धमनियों में जमा करे और ब्लॉकेज उत्पन्न करे। ये आमतौर पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। मेनली इसमें सबसे जो ज्यादा जमा कराता है वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि अपनी अपनी सीमाओं के अंदर होने चाहिए। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में जमा होता है और इसके कारण मरीजों को हृदय की बीमारियां होती हैं, तब क्या एलडीएल के अलावा अन्य अलग प्रकार के भी कोलेस्ट्रॉल शरीर में होते हैं? जब हम हार्ट की बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर जो सुनाई पड़ता है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक है क्या चीज? हार्ट अटैक है जब जो कोशिकाएं दिल की तरफ खून लेके जा रही हैं, यदि वो सडनली या अचानक बंद हो जाएं या धीरे धीरे करके बंद हो जाएं, जिससे कि हृदय को, जो पंप करने वाला ऑर्गन है, अगर उसको खून ना मिले तो हार्ट अटैक होता है। मोटे तौर पे जो धमनियां खून ले जा रही हैं उनका बंद होने की वजह से, यानी उनमें वसा या कोलेस्ट्रॉल या खून के धक्के जमने की वजह से हार्ट अटैक उत्पन्न होता है। और हमारा दिल, जो कि खून पे निर्भर है अपनी ऑक्सीजन, ग्लूकोज के और एनर्जी के लिए, जब उसको ये मात्राएं नहीं मिलती तो उसमें बीमारी पैदा होने लग जाती है। जैसा कि आपने कहा, सामान्य रूप से हृदय से संबंधित स्थितियां अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन हम जब भी हृदय की स्थितियों के बारे में बात करते हैं तब एक शब्द हमारे मस्तिष्क में बार बार आता है, वह है हृदयघात। तो वास्तव में हृदयघात क्या है? हार्ट अटैक होना एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसके बारे में जानकारी रखना और इमीडिएटली उपचार की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना करें तो हमें इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, यानी ना ठीक होने वाली कंडीशन में पहुंच सकता है दिल, और मृत्यु तक हो सकती है। जैसा कि आपने कहा कि ये आपातकालीन स्थिति होती है, तब आपको कैसे पता चलता है कि मरीज को हृदयघात हुआ है? क्या इसके कोई लक्षण है? हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं? मोटे तौर पे हार्ट अटैक के लक्षण हैं छाती में दर्द होना, जो कि हल्का या बहुत तेज हो सकता है। यदि सॉर्बिट्रेट ली जाए तो सॉर्बिट्रेट से ये दर्द हो सकता है कुछ समय के लिए धीमा पड़े, बट हो सकता है कि ना मिटे। ये दर्द छाती में जकड़न के रूप में हो सकता है। इस दौरान पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकता है, सांस फूल सकता है। ये दर्द छाती में पेट की तरफ जा सकता है, लेफ्ट कंधे की तरफ, नेक में यानी गर्दन की तरफ, दांतों में, जबड़े की तरफ और कान की तरफ भी जा सकता है। इसमें बेहोशी आ सकती है और हो सकता है कि केवल ना दर्द ना होके केवल घबराहट ही महसूस करें और ठंडे पसीने आने लग जाएं। ये लक्षण पहचानने के बाद इमीडिएटली इसको पहचानना चाहिए
और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तब जब भी हम इन चीजों को देखते हैं, हमें महसूस होता है कि ये लक्षण हमारे रिश्तेदारों या हमारे पड़ोसियों में मौजूद है। तब आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? ये लक्षण जानने के बाद या इनकी संभावना, हार्ट अटैक की संभावना लगने के बाद समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मरीज को तुरंत एक ऐसी जगह देनी चाहिए जहां वो रेस्ट कर सके। उसको चलाना या फिराना या सीढ़ियां चढ़ाना नहीं चाहिए। घर में यदि आइसोडेल या डिस्प्रिन की गोली रखी है तो तुरंत दे देनी चाहिए। इसके अलावा यदि उसे मूर्छा आ रही है या बेहोशी सी लग रही है तो लगातार खांसी करते रहें। खांसी करने से धमनियों में रक्तचाप बढ़ता है और खून तेजी से बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में खांसना भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि समय नष्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या पास के डॉक्टर के पास तुरंत संपर्क करना चाहिए, या फिर इमरजेंसी के जो पास की इमरजेंसी है वहां तुरंत ले जाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि ये आपातकालीन स्थिति होती है और मरीज को 2 घंटे के भीतर उपचार मिल जाना चाहिए और इसे एंजियोग्राफी के द्वारा किया जाता है। तब ये एंजियोग्राफी क्या है और इसे कैसे किया जाता है? हार्ट अटैक एक इमरजेंसी सिचुएशन है। जब भी आप इमरजेंसी में पहुंचते हैं तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाता है, जो कि कुछ दवाइयां दी जाती हैं, डिस्प्रिन या और खून पतला करने की दवाइयां। इसके साथ हो सकता है ऑक्सीजन लगाई जाए या फिर दर्द कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगाए जाएं। इसके पश्चात आपका डॉक्टर आपसे बात करके आपकी कंडीशन और आपके लक्षणों को इवैल्यूएट करते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं कि आपका जो दर्द और या आपकी जो कोशिकाएं हार्ट अटैक के दौरान बंद हुई हैं उसका किस प्रकार इलाज किया जाए। मुख्यतः दवाई के रूप में इलाज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ कंडीशंस में काफ़ी बार इमीडिएटली ये देखने के लिए कि दिल की कौन सी कोशिका, कितनी कोशिकाएं और कितने स्तर तक उसमें ब्लॉकेज पैदा है और उसको इमीडिएटली खोलने से जो फायदा होता है, इसके लिए इमीडिएटली एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को एंजियोग्राफी की जरूरत पड़े या फिर एंजियोप्लास्टी की शुरू में जरूरत पड़े। ये निर्णय आपका डॉक्टर इमरजेंसी में लेते हैं कि किस तरह से आपके केस को हैंडल करना है। जैसा कि आपने कहा कि एंजियोग्राफी में जहां भी थक्का होता है वहां से रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता। तब इस प्रक्रिया के आगे क्या किया जाता है? एंजियोप्लास्टी। हार्ट अटैक के दौरान लगभग यह पाया जाता है कि कोशिकाएं 100% बंद हो जाती हैं, यानी वसा के जो ढेर होता है कोशिकाओं में उसके ऊपर खून का थक्का जम जाता है और ये थक्का उस धमनी को पूरी तरह बंद कर देता है। इसे हटाने के लिए या इसकी लोकेशन जानने के लिए तुरंत एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी एक बहुत ही सक्षम माध्यम है ये पता लगाने के लिए कि बीमारी कितनी और कहां पर है, और इस दौरान जब हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कोशिका बंद है तो इसे एंजियोप्लास्टी यानी उस थक्के को हटाने की विधि एंजियोप्लास्टी कहलाती है, वह की जा सकती है। यह भी एक बहुत ही सक्षम माध्यम है जिसकी सक्सेस रेट लगभग 99% है। कुछ कंडीशंस में हो सकता है कि एंजियोप्लास्टी ना की जाए और बाईपास की जरूरत पड़े या फिर केवल दवाइयों द्वारा भी यह थक्का हटाया जा सकता है। एंजियोप्लास्टी क्या है और कैसे किया जाता है? एंजियोग्राफी के दौरान हम पेशेंट को कैथ लैब के अंदर ले जाते हैं, जो कि हमारा ऑपरेशन थिएटर है, और इसमें ज़्यादातर लोगों को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी 99% लोगों को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक लोकल टीका लगा के छोटा सा भाग सुन्न किया जाता है और उसके द्वारा शरीर के अंदर दाखिल होते हैं और इसके द्वारा एक ट्यूब, हमारी कैथेटर्स होते हैं, वो ले जाके दिल के अंदर जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर दवाई या डाई डाली जाती है जिससे ब्लॉकेज का मालूम पड़ता है। यह आमतौर पे एक सेफ प्रोसीजर है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट 1000 में से 1 या 3 जनों को हो सकती है। जब ये थक्का मालूम पड़ जाता है एंजियोग्राफी के द्वारा, तब उस थक्के को हटाने की विधि यानी एंजियोप्लास्टी या पीटीसीए किया जाता है। इस दौरान जो रुकी हुई धमनी है उसमें एक तार हम पिरोते हैं
और इसके ऊपर इसके माध्यम से हम अपने दूसरी जो औजार होते हैं वो डालते हैं। आमतौर पे एक छोटा पतला गुब्बारा होता है जिसे ले जाके उस थक्के को हटाया जाता है और वापस से उस पे थक्का ना बने या वेसल यानी धमनी वापस ना रुके, उसके लिए स्टेंट लगाया जाता है। स्टेंट एक छोटा डिवाइस है जो कि थक्के की जगह फुलाया जाता है और जिससे उसके अंदर फ्लो बन जाता है आर्टरी में, जो धमनी में, और खून का बहाव अच्छा हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आप उस स्थान पर एक स्टेंट बिठाते हैं, ये स्टेंट क्या होता है? स्टेंट एक मैकेनिकल डिवाइस है, यानी एक कृत्रिम धातु से बनी हुई डिवाइस है जो कि कोशिकाओं में लगाई जाती है। ये एक स्प्रिंग नुमा चीज है जिसे पिचकी हुई फॉर्म में ले जाया जाता है और फुला दिया जाता है कोशिकाओं के अंदर। यह बनावट में स्टील से, निकल, कोबाल्ट या प्लैटिनम से बने रहते हैं। आज नए युग में कुछ स्टेंट बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट हैं, यानी वो लगाने के कुछ समय बाद पूर्णतः खून में घुल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक दवाई लगाई जाती है जो कि एंटी प्रोलिफरेटिव होती है या एंटी कैंसर ड्रग होती है, जो कि बीमारी वापस से ना बने उसके अंदर, छल्लों के अंदर या स्टेंट के अंदर उसकी रोकथाम करती है। जैसा कि आपने बताया कि स्टेंट अलग अलग पदार्थों से बना होता है, तब इन विविध पदार्थों से बने स्टेंट के कोई अलग फायदे होते हैं? इन सभी में मुख्य रूप से क्या फर्क होता है? स्टेंट की जो बनावट है, धीरे धीरे करके जब इनका निर्माण हुआ था लगभग 80 के दशक में, उसके बाद से बहुत इम्प्रूवमेंट आए हैं। यानी स्टेंट की बनावट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ये पहले की तुलना में अधिक पतले हैं और इनके ऊपर जो दवाई लगाई जा रही है उनमें भी एडवांसमेंट हुआ है। आज के युग में 99% लोगों में दवाई लगे हुए स्टेंट लगाए जाते हैं और बहुत ही कम स्थिति में बिना दवाई लगाए हुए स्टेंट लगाए जाते हैं। स्टेंट की जो बनावट है उसका उसके अंदर आने वाली बीमारी, वापस आने वाली बीमारियों पे इसका फर्क पड़ता है। एक अच्छे स्टेंट में आने वाले 5 साल में या 1 से 5 साल के दौरान 1 से 3% चांस होता है कि वापस बीमारी वहां आ सके। तो इसलिए एक अच्छा स्टेंट वही होता है जो जिसमें बीमारी कम से कम आए। एंजियोप्लास्टी एवं बाईपास सर्जरी के बीच क्या अंतर है? एंजियोप्लास्टी और बाईपास दोनों ही एक तरह की विधि है जिसके द्वारा जो धमनियों में रुकावट है उसको दूर किया जा सकता है। इसमें बाईपास में मरीज के खुद की कोशिकाओं को लिया जाता है जो कि आर्टरी और वेन दोनों हो सकती हैं। आर्टरीज छाती में से यानी लीमा या राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी ली जा सकती है। इसके अलावा रेडियल आर्टरी, गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी यानी पेट की धमनी यूज की जा सकती है। इसके अलावा वेन्स ली जाती हैं यानी पैरों की धमनियां निकाली जाती हैं। इसका एक सिरा हृदय के ऊपर एओर्टा वहां पर लगाया जाता है और दूसरा सिरा जहां ब्लॉक होता है उसके आगे लगाया जाता है। बाईपास की शुरुआत लगभग 60 के दशक में हुई थी और उसके बाद इसमें भी काफी एडवांसमेंट हुए हैं। बाईपास में मरीज की छाती को काटा जाता है और इसके अंदर फिर ऑपरेशन किया जाता है। इस दौरान खून की आवश्यकता पड़ सकती है और दवाइयां भी साथ में यूज होती हैं। ज़्यादातर समय करीब 2 से 3 दिन आईसीयू में और 4-5 दिन अस्पताल के बाद लगभग 1 महीना रिकवरी में लगता है। एंजियोप्लास्टी साइंस का एक इम्प्रूवमेंट है। लगभग 80 के दशक में यह चालू हुआ था और जो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आज के युग में लगभग 95% लोगों को एंजियोप्लास्टी द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। 5% ऐसे लोग हैं जिन्हें बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर यह वह लोग हैं जिनके हाई डायबिटीज़ है या हार्ट कमज़ोर हो चुका है, एलवी डिसफंक्शन है, या जिनके तीनों नसों में या प्रॉक्सिमल डिजीज़ है या लेफ्ट मेन डिजीज़ है। ऐसे लोगों को बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोनों एंजियोप्लास्टी और बाईपास दोनों ही एक सक्षम माध्यम है बीमारी को दूर करने के लिए। जो व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, वैसे रोगी को किस तरह की जीवन शैली, भोजन और व्यायाम का अनुसरण करना होगा? हृदय रोग से पीड़ित रोगियों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यानी एक बार इससे ग्रसित होने के बाद दूसरी बार इसका प्रभाव ना पड़े, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। एक नियमित जीवन शैली को अपनाना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए
और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी अच्छा भोजन जिसमें सलाद, फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो और एक्सरसाइज यानी नियमित चलना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान छोड़ना चाहिए, अपने डायबिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल में रखने चाहिए और ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को नियमित रूप से जांच करके उसे भी अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। डॉक्टरी सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए और उसके परामर्श के अनुसार जब जब हेल्थ विजिट हो या चेकअप का टाइम हो उसे नियमित रूप से चेकअप कराना चाहिए। ऐसा करके हम एक बार रोगी बनने के बाद दूसरी बार का जो हार्ट अटैक या प्रभाव को दूर कर सकते हैं। चिकित्सक जो रोगी हृदयघात से पीड़ित या एंजियोप्लास्टी के अधीन है उसमें तेजी से सुधार कैसे हो सकता है? हार्ट अटैक के दौरान मुख्य जो बात होती है वो है धमनियों को खोलना और उसमें प्रवाह वापस चालू करना। तो इस उद्देश्य को सामने रखते हुए एंजियोप्लास्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है जिसके द्वारा धमनियों को खोला जा सकता है और इसकी सक्सेस रेट लगभग 99% है। कुछ लोगों को इस दौरान बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर उन्हें दोनों विधि के अलावा दवाइयों से भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये एक सेफ और इफ़ेक्टिव और फास्टर वे है रिकवरी का। कुछ लोग जो एक्यूट हार्ट अटैक यानी हृदय आघात के अलावा केवल दर्द के लिए अपनी एंजियोग्राफी कराते हैं, उसमें मुख्य इलाज दवाइयों का होता है। यदि अच्छी दवाइयां लेने के बावजूद भी छाती में दर्द रहता है तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी कराई जा सकती है और उसमें उद्देश्य है दर्द को दूर करना। लेकिन एक्यूट हार्ट अटैक यानी हृदय आघात के दौरान जो एंजियोप्लास्टी की जाती है उसका उद्देश्य जीवन बचाना होता है। हृदयाघात संबंधी स्वास्थ्य लाभ क्या है? कार्डियक रिहेबिलिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है किसी भी हॉस्पिटल का। हृदय रोग से ग्रसित रोगी यानी हार्ट अटैक से पीड़ित लोग जिन्हें पूर्ण उपचार मिल चुका होता है, वो आने वाले समय में किस प्रकार की एक्सरसाइज या जीवनचर्या रखें, किस प्रकार का भोजन लें और किस प्रकार से अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस बढ़ें, इसमें कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का बहुत बड़ा योगदान है। इस दौरान आपका हृदय रोग का संबंधित डॉक्टर, आपका फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप किस प्रकार इस लक्ष्य की ओर बढ़ें। इस दौरान आपको परामर्श दिया जाता है कि किस प्रकार अपने ब्लड शुगर, अपने ब्लड प्रेशर, अपने कोलेस्ट्रॉल को नियमित रखें, किस प्रकार का भोजन करें और किस प्रकार की एक्सरसाइज करें, किस लेवल की एक्सरसाइज करें और कितनी करें। इस परामर्श को कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम दिया जाता है जो कि शुरुआत में 1 से 6 महीने तक चलता है और फिर उसके बाद और लंबा भी किया जा सकता है। किसको हृदयघात संबंधी स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम की आवश्यकता है? कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की आवश्यकता ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट्स या हार्ट फेलियर के पेशेंट यानी जिनका दिल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और उन्हें एक्यूट एलवीएफ या फिर एकदम इमरजेंसी आई है, उसके बाद रिकवरी के दौरान कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ सकती है। हृदयाघात संबंधी स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम किस प्रकार की सेवाएं पेश करता है? कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के दौरान आपको कुछ परामर्श मिलते हैं जो कि डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन और स्टाफ के द्वारा मिलते हैं। इस दौरान आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, वेट, इन पे ध्यान दिया जाता है। आपकी क्षमता कितनी है, फंक्शनल स्टेटस कैसा है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। किस तरह की एक्सरसाइज कब और कैसे की जानी चाहिए, इसके बारे में परामर्श मिलता है। कब तक लोगों को हृदयघात संबंधी स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए? कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स इमीडिएटली हार्ट अटैक के बाद शुरू हो जाते हैं, यानी ये प्रोग्राम्स हार्ट अटैक के बाद से लेकर कब लगभग 6 महीने तक चलते हैं। इस दौरान 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीने और 6 महीने के दौरान विजिट होती है और इस दौरान सारी बातों पे वेट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़
और कोलेस्ट्रॉल स्टेटस के बारे में जानकारी ली जाती है और फंक्शनल स्टेटस यानी क्षमता, कार्य क्षमता कितनी है, इसके बारे में भी बातचीत की जाती है।